स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 11th जियोग्राफी का न्यू कोर्स 2021 और 22 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड बुक की फर्स्ट टर्म का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो आज के इस लाइव सेशन में, आज की इस वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे वो सभी के सभी हम आज की इस लाइव सेशन में, आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज का लिंक बच्चों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेश्चन हैं उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो लाइव चल रही है। ठीक है, अगर आप इसे ऑन द टाइम देखते हैं, अदरवाइज़ एक वीडियो के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत जो कि है निहारिका परिकल्पना, यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? इमैनुअल कांट, जेम्स जीन्स, एडविन हम्बल या फिर जॉर्ज डार्विन। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत जो है वो इमैनुअल कांट के द्वारा प्रतिपादन इसका किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। अब इसमें मैं आपको 4 से 5 सेकंड का टाइम भी दूंगा, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो सही आंसर है वो लाइव सेशन में या फिर कमेंट बॉक्स में आप आकर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा मेरे आंसर बताने से पहले कि आपका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.7 अरब, 4.6 अरब ईयर्स, 4.9 अरब ईयर्स, 4.8 अरब ईयर्स। अब आपके पास 4 से 5 सेकंड का टाइम है, आप इसका सही आंसर बताइए। वैज्ञानिकों के अनुसार जो पृथ्वी की आयु है, ठीक है, उसके संबंध में जो ऑप्शन सेकंड है 4.6 अरब ईयर्स, ये वाला आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.6 अरब साल यानी वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का जो स्वरूप था वो कैसा था? पहला, पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी। ठीक है। दूसरा, वायुमंडल विरल था जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना हुआ था। सही है। तीसरा, ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पृथ्वी के धरातल का स्वरूप प्रारंभिक काल में कैसा था? तो इस संबंध में ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों। ठीक है, ये वाला आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी पर जो जीवन है इसका प्रारंभ आज से कितने साल पहले हुआ था? पृथ्वी पर जीवन जो था उसका विकास प्रारंभ आज से कितने वर्ष पहले हुआ? लगभग 480 करोड़ वर्ष पहले, लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले, लगभग 390 करोड़ वर्ष पहले या फिर लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन के विकास का जो प्रारंभ था वो आज से लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि लगभग 380 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन का विकास जो था वो प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका सही है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अभी इसका आंसर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड या थर्ड में दिया था। ठीक है, थर्ड में आपको इसका आंसर दिया था कि पृथ्वी की निर्माण प्रक्रिया के प्रारंभिक वर्षों में इस पर किन गैसों की प्रधानता थी? यानी कि पृथ्वी की जब निर्माण प्रक्रिया चल रही थी तो उस पर कौन सी गैसें जो थी वो ज़्यादा थी? फर्स्ट, हाइड्रोजन व हीलियम। सेकंड, हाइड्रोजन व लिथियम। थर्ड, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की निर्माण की प्रक्रिया के प्रारंभिक वर्षों में पृथ्वी पर जो गैसों की प्रधानता थी वो थी हाइड्रोजन व हीलियम। कौन कौन सी? हाइड्रोजन व हीलियम। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वह प्रक्रिया जिसके भीतरी भाग से, मतलब वह प्रक्रिया जिससे
पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आईं, इसे क्या कहा जाता है? संघनन, गैस उत्सर्जन या फिर विभेदन? तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ होगा इसका, इनमें से कोई नहीं। तो वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई थीं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं गैस उत्सर्जन। क्या कहते हैं? गैस उत्सर्जन, यानी कि गैसों का पृथ्वी के भूतल से बाहर निकलना, इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग जो सिद्धांत है, यह किसके द्वारा दिया गया था? इमैनुअल कांट, जेम्स जीन्स, एडविन हम्बल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत जो था वो एडविन हम्बल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? एडविन हम्बल के द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही है। अब देखिए उसी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आगे पूछे जा रहे हैं। अब एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत के प्रति एडविन हम्बल ने क्या प्रमाण दिए थे? पहला, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं, यह प्रक्रिया आज भी जारी है। दूसरा, ब्रह्मांड का विस्तार आज रुक गया है, आकाश गंगाएं एक दूसरे के समीप हो रही हैं और यह प्रक्रिया अब खत्म हो गई है। तीसरा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी पृथ्वी की उत्पत्ति की प्रक्रिया के जैसी है। और फोर्थ है ए और बी दोनों। तो देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत के प्रति एडविन हम्बल ने जो प्रमाण दिए हैं, उसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, कि ब्रह्मांड का विस्तार वर्तमान में भी जारी है और आकाश गंगाएं एक दूसरे से अभी भी दूर हो रही हैं और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिग बैंग सिद्धांत की घटना कब शुरू हुई थी एवं कब खत्म हुई थी? ठीक है, कब से कब तक चली? ऑप्शन फर्स्ट है 13.7 अरब ईयर्स पहले चली थी और ये प्रेजेंट में भी चल रही है। सेकंड है 13.9 अरब वर्ष पहले स्टार्ट हुई थी और ये प्रेजेंट में भी चल रही है। सेकंड है 1 अरब वर्ष पहले स्टार्ट हुई थी और 4 अरब वर्ष तक चली थी और इनमें से कोई नहीं। तो बिग बैंग सिद्धांत की जो घटना थी वो कब शुरू हुई और कब तक चली, इसके संबंध में ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है कि 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग सिद्धांत की घटना शुरू हुई थी और ये वर्तमान में अभी भी चल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 10, गैस एवं धूल तथा अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल से है, यह कथन किससे संबंधित है? बिग बैंग सिद्धांत, निहारिका, तारों के निर्माण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गैस एवं धूल तथा अन्य पदार्थों से घूमते हुए बादल से है, तो इसका सही आंसर है निहारिका परिकल्पना। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका सही है। अब देखिए आगे है चंद्रमा से संबंधित प्रश्न आएंगे। चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति का एक सबसे बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे द बिग स्प्लिट सिद्धांत कहा गया है। ये आपको याद रखना है कि द बिग स्प्लिट सिद्धांत किसे कहते हैं। ठीक है, फिर आगे है ऑप्शन सेकंड है, ऐसा मानना है या फिर ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना बड़ा आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया और इस पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। तीसरा, टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः धीरे धीरे आज यह वर्तमान का चंद्रमा भी बन गया। ऑप्शन फोर्थ है,
यह घटना यानी कि चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 यानी कि लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में द बिग स्प्लैट सिद्धांत को आपने ज़रूर याद रखना है। ठीक है, और इसके बारे में जो 4 ये कथन दिए गए हैं चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित, इसका जो सही आंसर है आपको अब उसका ध्यान रखना है। तो देखिए, हमें सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है। ऑप्शन दूसरा है पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। ऑप्शन तीसरा है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि चारों ही कथन चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित हैं और ये सही हैं। और ऑप्शन फोर्थ है पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों ही कथन सही हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन थर्ड है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों ही कथन चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित हैं और ये सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 12। सौर मंडल में बाहरी ग्रहों एवं पार्थिव ग्रहों के बीच लाखों पिंडों की एक पट्टी होती है, उसे क्या कहते हैं? भीतरी ग्रह, बाहरी ग्रह, खगोलीय ग्रह या फिर क्षुद्र ग्रह। तो सौर मंडल में बाहरी ग्रह एवं पार्थिव ग्रहों के बीच में जो लाखों छोटे छोटे पिंड होते हैं उनकी इस पट्टी को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, इसे अब देखिए, ग्रहों से संबंधित प्रश्न आएंगे 3 से 4। बाहरी ग्रहों के बारे में कौन सा विकल्प सही है और उसका चयन कीजिए। बाहरी ग्रह, पहला बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सेकंड पृथ्वी, बृहस्पति, शनि और मंगल। थर्ड बुध, शुक्र, प्लूटो और मंगल। फोर्थ बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाहरी ग्रहों के बारे में इनमें से जो सही विकल्प है आपको उसका चयन करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों ही सौर मंडल के बाहरी ग्रह हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। भीतरी ग्रह के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी हमने बाहरी ग्रहों के बारे में सही विकल्प का चयन किया था, अब आपको भीतरी ग्रह के बारे में सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट है शनि, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। दूसरा है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तीसरा है बुध, शुक्र, प्लूटो और मंगल। और चौथा है यूरेनस, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो भीतरी ग्रहों के बारे में जो ऑप्शन सही है, सेकंड वाला आपका ऑप्शन सही है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ही भीतरी ग्रहों के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 15 है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में एक निर्णय लिया था कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य डैश तथा डैश को बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अब हमें उन दोनों ग्रहों का नाम बताना है। पहला चंद्रमा तथा पृथ्वी ग्रह, तारे तथा आकाशगंगा को, खगोलीय पिंड तथा प्लूटो को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल की संगठन ने जो अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया था कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य, तो इसमें यहाँ पर आएगा आपका खगोलीय पिंड और तथा यहाँ पर आएगा आपका प्लूटो। खगोलीय पिंड तथा प्लूटो को बौने ग्रह कहा जा सकता है। किसको? खगोलीय पिंड तथा प्लूटो, इन्हें बौने ग्रह कहा जा सकता है। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पहला यूरेनस, दूसरा नेपच्यून, तीसरा बृहस्पति और चौथा है पृथ्वी ग्रह। तो हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वो है हमारा पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी ग्रह का सबसे अधिक घनत्व सौरमंडल में ग्रहों में माना जाता है। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं? जो आंतरिक ग्रह होते हैं इन्हें पार्थिव ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट, आंतरिक ग्रह पृथ्वी की तरह चट्टानों से निर्मित होते हैं। दूसरा, आंतरिक ग्रह पृथ्वी की तरह शैलों से निर्मित होते हैं। तीसरा,
आंतरिक ग्रह भी पृथ्वी की तरह पहले आग की तरह थे, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आंतरिक ग्रहों को, सॉरी यहाँ पे पार्थिव ग्रह है, ऑप्शन में है कि पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि आंतरिक ग्रह पृथ्वी की चट्टानों की तरह ही निर्मित हैं, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। खगोलीय पिंड किन्हें कहा जाता है? खगोलीय पिंड किन्हें कहते हैं? पहला है खगोलीय पिंड पृथ्वी की तरह चट्टानों से निर्मित पिंडों को कहा जाता है। दूसरा है ग्रह, उपग्रह, सूर्य आदि ठोस तथा द्रव अथवा गैसीय पदार्थों से बने पिंडों को खगोलीय पिंड कहते हैं। या फिर थर्ड, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, इसके संबंध में ऑप्शन सेकंड आपका सही है। ग्रह, उपग्रह, सूर्य आदि ठोस, द्रव अथवा गैसीय पदार्थों से बने पिंडों को खगोलीय पिंड कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ऑप्शन फर्स्ट 8 मिनट 311 मिनट में, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट है 8.311 मिनट में, सेकंड है 9.360 मिनट में, थर्ड है 7.381 मिनट में, और फोर्थ है 6.301 मिनट में। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, इसके संबंध में ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है, 8.311 यानी कि 8.311 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 20। तारों के निर्माण लगभग किस वर्ष पहले हुआ था? यानी कि तारों का निर्माण जो था वो लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है 7 से 8 वर्ष पहले, 9 अरब वर्ष पहले, 2 अरब वर्ष पहले, या फिर 5 से 6 अरब वर्ष पहले। तो तारों का निर्माण लगभग वर्तमान से 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही है। अब हमारा इस वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न बचता है, उसके बाद हमारा ये लाइव सेशन, हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न क्या है कि तारों के निर्माण की प्रक्रिया, अब देखिए पहले चंद्रमा की उत्पत्ति, बिग स्प्लिट सिद्धांत, ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत, ये हमने देख लिया। आखिरी प्रश्न बच गया हमारा, तारों के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच में हो सकता है। दूसरा, एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा जाता है। क्रमशः इसी बढ़ती हुई निहारिका में गैसों के झुंड विकसित हुए और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बनते चले गए, जिनसे तारों का निर्माण हुआ। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ था। तो तारों की निर्माण की प्रक्रिया के बारे में ये चारों कथन यहाँ पे हमें दिए गए हैं। अब इसमें जो सही विकल्प है उसका हमें चयन करना है। ठीक है, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों ही कथन सही हैं तारों के निर्माण के संबंध में। दूसरा है पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। तीसरा है पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है। और चौथा है पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। तो अब देखिए तारों के निर्माण के संबंध में ये चारों ही कथन सही हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन आपका फर्स्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों ही कथन चंद्रमा के बारे में तो हमने देख लिया था, तारों की उत्पत्ति से संबंधित